हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ एडवर्ब। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं सिंटैक्स के जो रूल्स हैं, जैसे कि रूल्स ऑफ नाउन, रूल्स ऑफ प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब, इनको हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ एडवर्ब। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये हमारे सीबीएसई, यूपी बोर्ड एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब का मीनिंग क्या है। सबसे पहले जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं और सेंटेंस में उस वर्ड का क्या काम होता है। तो एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण। हिंदी में एडवर्ब को कहते हैं क्रिया विशेषण। अब ये किस तरह से एक्ट करता है ये भी हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी अन्य एडवर्ब को मॉडिफाई करे, उसके बारे में बताए, उस पर प्रभाव डाले, उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं, यानी कि क्रिया विशेषण कहते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि किस तरह से ये हमारे सेंटेंस में यूज होने वाला है, क्या एरर एक सेंटेंस में दिया जाता है इसको लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है द वर्ड दैट मॉडिफाई ए वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इसके डेफिनेशन को जान गए हैं। द वर्ड दैट मॉडिफाइज ए वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। तो वर्ब के बारे में आप पढ़ चुके हैं, एडजेक्टिव के बारे में आप पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। अगर आपने वर्ब और एडजेक्टिव को नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए, पढ़ते हैं। यहाँ पर नोट दिया गया है। संक्षिप्त रूप में एडजेक्टिव को हम इस तरह से देखते हैं और एडवर्ब को इस तरह से देखते हैं, ऐसा भी इन्हें लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि हमारे पास यहाँ 3 सेंटेंस है। ठीक, यहाँ पर किस तरह से एडवर्ब का यूज हुआ है, कहाँ पर हुआ है, वो देख लेते हैं। तो सेंटेंस नंबर 1 हमारा है रितु स्पीक स्विफ्टली। तो यहाँ पर जो वर्ड स्विफ्टली यूज हुआ है ये हमारा एडवर्ब है। स्विफ्टली क्रिया स्पीक की विशेषता बता रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो स्पीक्स जो है हमारी वर्ब है और उसकी विशेषता क्या वर्ड बता रहा है, स्विफ्टली। ही वॉज अ वेरी फैट मैन। तो जो वेरी है यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है वो क्या है, वेरी शब्द एडजेक्टिव फैट पर प्रभाव डालता है। ठीक है, आगे देखते हैं। द ट्रेन्स रन वेरी फास्ट। यहाँ पर जो वेरी शब्द है वो हमारा एडवर्ब है। तो यहाँ पर हमने जाना कि किस तरह से हमने एडवर्ब को यूज किया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पोजीशन क्या होती है एडवर्ब की एक सेंटेंस में, किस तरह से हम उस पोजीशन को यूज करते हैं। देखिए, पोजीशन ऑफ एडवर्ब यहाँ पर नंबर 1 पे कहा गया है वाक्य के आरंभ में, यानी कि शुरुआत में, बीच में या लास्ट में कहीं भी हम एडवर्ब का यूज़ कर सकते हैं। कहीं पर भी एडवर्ब का यूज़ हो सकता है, लेकिन कुछ कंडीशन है। ऐसा ही नहीं कि हम कहीं पर भी रख दें, कुछ कंडीशंस होती हैं जहाँ पर हमें एडवर्ब को यूज़ करना होता है। किस तरह से हम इन्हें यूज़ करने वाले हैं तो पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में वर्ड यूज हुआ है फॉर्चुनेटली, तो हमने स्टार्टिंग में यूज किया है यहाँ पर एडवर्ब को। सेकेंड सेंटेंस में देखते हैं ऑलवेज लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमने बीच में यूज किया है। थर्ड सेंटेंस में देख रहे हैं कि हमने इसे लास्ट में यूज किया है। अब ऐसी क्या सिचुएशंस हैं जहाँ पर हम इन एडवर्ब्स को कभी स्टार्टिंग में, कभी बीच में और कभी लास्ट में यूज करते हैं, तो ध्यान से पढ़ लेते हैं। देखिए, एडवर्ब की पोजीशन के लिए निम्नलिखित नियमों को ध्यान से पढ़िए। तो चलिए पढ़ते हैं हम भी यहाँ पर ध्यान से कि किस तरह से हम एडवर्ब को यूज करने वाले हैं। यदि वर्ब ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब सबको क्लियर होगी, सभी स्टार्टिंग से पढ़ते चले आते हैं हम अपनी 3rd क्लास से।
लेकर इन सब वर्ब्स को पढ़ना शुरू कर देते हैं। अगर नहीं पढ़ी है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको जानना समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे, हमने भी यहाँ पर पढ़ा कि यदि हमारी जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है, हिंदी में हम उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया, ठीक है। तो एडवर्ब को ऑब्जेक्ट के बाद में रखते हैं। देखो कितनी आसान सी बात है, कितना सिंपल सा नियम है। क्या कहा गया है कि अगर हमारी वर्ब ट्रांजिटिव है तो हम एडवर्ब को ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं। तो यहाँ पर दिए गए हैं कुछ एग्जाम्पल्स जिनको हम पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 दिया गया है, सी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। तो हमने देखा कि हमारी वर्ब कैसी है, ट्रांजिटिव है, तो हमने ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब को यूज किया है। सेकंड सेंटेंस में देखते हैं, अलका डज हर जॉब सिंसियरली। तो ये हमारा एडवर्ब है और ये हमने यूज किया है ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद। थर्ड सेंटेंस में देखते हैं, स्वाति टुक हर फूड क्विकली, ठीक है। तो फूड क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद हमने यूज किया है एडवर्ब का। देखिए यहाँ पर इसके लिए एक नोट भी दिया गया है, एडवर्ब को मेन वर्ब से पहले भी रख सकते हैं, जैसे कि अलका सिंसियरली डज हर वर्क, ठीक है। आगे बात समझ में, तो किस तरह से हम इसे मेन वर्ब से पहले भी रख सकते हैं। इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाएगा, अलका सिंसियरली डज हर वर्क। आगे देखते हैं, रूल नंबर 2 है इसी का, यदि वर्ब इंट्रांजिटिव है, ओके। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में आपको डिफरेंस जानने के लिए आपको वीडियो को देखना होगा, समझना होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। अगर ये सारी बातें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी तो वीडियो आपका बहुत लंबी हो जाएगी और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। अभी हम पढ़ रहे हैं सिंटैक्स, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो कहा गया है यदि वर्ब होती है आपकी इंट्रांजिटिव यानी कि अकर्मक क्रिया, तो एडवर्ब को उस वर्ब के तुरंत बाद हम रखते हैं। किस तरह से रखते हैं देख लेते हैं। माई सिस्टर वॉक्स, अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट्स नहीं है, सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पर यूज हुए हैं, ऑब्जेक्ट का यूज यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में इस तरह से भी डिफरेंस को समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि वर्ब अगर आपकी इंट्रांजिटिव है, अकर्मक क्रिया है, तो एडवर्ब को उस वर्ब के जस्ट बाद हम रखते हैं। किस तरह से आपके एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, माई सिस्टर वॉक्स क्विकली, तो जस्ट हमने वर्ब के बाद उसको यूज़ किया है। माई मदर वेप्ट बिटरली। आगे, लक्ष्मी बाई फाउट ब्रेवली। देख पा रहे हैं आपकी वर्ब के जस्ट बाद यूज हुआ है। इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या हम यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट होता है उसमें हमारा, और यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब के जस्ट बाद हम एडवर्ब का यूज कर रहे हैं। द वर्ड सिंग्स स्वीटली, तो ये हमारे सभी एडवर्ब हैं, ये हमने वर्ब के जस्ट बाद यूज किए हैं। दोनों ही रूल बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही आसान है और आसानी से आपको समझ में भी आ गए होंगे। आगे देखते हैं नंबर 2 पर, एडवर्ब ऑफ नंबर। ओके, क्या है एडवर्ब ऑफ नंबर। एडवर्ब को पढ़ना बहुत जरूरी है। एडवर्ब क्या होते हैं, एडवर्ब कितने होते हैं, उनके कितने काइंड्स होते हैं, ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं एडवर्ब ऑफ नंबर, ये मेन वर्ब से पहले लेकिन वर्ब टू बी के बाद आते हैं। वर्ब टू बी क्या होता है, क्वेश्चन आपका यहाँ पर निकल कर आता है ये। तो टू बी क्या है, ये वाली वर्ब जो है हमारी इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, इन सबको कहते हैं हम वर्ब टू बी, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो हम सभी जानते हैं कि टू बी वर्ब होती है हमारी इज, आर, एम, वाज, वर एक्सेट्रा, ओके। तो यहाँ पर बताया गया है कि एडवर्ब ऑफ नंबर ये मेन वर्ब से पहले लेकिन वर्ब टू बी के जस्ट बाद आते हैं। किस तरह से यहाँ पर हम समझ लेते हैं। मुख्य एडवर्ब ऑफ नंबर निम्न है, मतलब एडवर्ब ऑफ नंबर भी आपको यहाँ पर बताई जा रही है कि कौन कौन सी होती हैं जो मेनली यूज होती हैं। देखिए, ऑलवेज, नेवर, एवर, ऑफन, समटाइम, सेल्डम, जनरली, फ्रीक्वेंटली, यूजुअली, हार्डली, ओकेजनली एक्सेट्रा, ये सारी हमारी
एडवर्ब ऑफ नंबर हैं, हम इन्हें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एडवर्ब ऑफ नंबर क्या है। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं बता चुकी हूँ कि हमारी जो ग्रामर है वो आएगी आपकी MCQ के तरह, यानी कि आपको ऑप्शनल यहाँ पर क्वेश्चन दिए जाएंगे। यहाँ से आपको मतलब एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसमें 4 आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जो राइट होगा वही आपको टिक आउट करके लिखना है। तो यहाँ पर और भी डिटेल में पढ़ना इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एडवर्ब ऑफ नंबर को और क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आपके सामने आंसर होगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी हम एडवर्ब ऑफ नंबर को कहते हैं। ओके, तो देखते हैं किस तरह से हम इनको यूज़ करते हैं। मेन वर्ब से पहले, ठीक है, मेन वर्ब से पहले यानी कि मुख्य क्रिया से पहले, सी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। तो ये सारी एडवर्ब ऑफ नंबर जो होती है वो मेन वर्ब से पहले यूज की जाएंगी। तो सी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ ये हमारी मुख्य क्रिया है। आगे देखते हैं, सी नेवर गो टू टेम्पल। तो यहाँ पर यूज हो रहा है नेवर का। माई फादर ऑफन वॉक्स क्विकली, माई सिस्टर सेल्डम कुक फूड। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जाना कि एडवर्ब ऑफ नंबर जो है वो हमेशा आपकी मेन वर्ब से पहले यूज होने वाले हैं। अब आगे देख लेते हैं, टू बी के बाद हम इनको यूज करते हैं। किस तरह से यूज करते हैं? वी आर ऑलवेज हैप्पी। अब यही ऑलवेज अगर ऊपर था तो हमने उसे वर्ब से पहले यूज किया, लेकिन यही ऑलवेज हम टू बी वर्ब के बाद यूज करते हैं। ओके, सी इज ऑफन लेट, बिल्कुल सेम वर्ड है, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि उनकी पोजीशन जो है बिल्कुल चेंज हो चुकी है। यू आर यूजुअली एंग्री, रीतू नेवर गोज टू टेम्पल। अब यहाँ पर आपने देखा कि हमारी जो वर्ब है वो कैसी नहीं है, टू बी नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसे हमने पहले यूज किया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ। अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर 3। यदि किसी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हो तब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? तो एडवर्ब दोनों के बीच में आता। बहुत ही आसान सी बात है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों है। अभी हम पढ़ रहे थे कि यहाँ पर टू बी आ रहा है, यहाँ पर मेन वर्ब आ रहा है, तो हम क्या करते हैं? लेकिन अगर हम किसी सेंटेंस में देखते हैं कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, दोनों ही है, तो हम क्या करेंगे? एडवर्ब को दोनों के बीच में लिखते हैं। एडवर्ब हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल, वी शैल नेवर फॉरगेट सरदार पटेल। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है और ये है हमारी मेन वर्ब, यानी कि शैल जो है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है और फॉरगेट क्या है? हमारी मेन वर्ब है। तो दोनों के बीच में हम एडवर्ब को यूज कर रहे हैं। ही हैज़ ऑलवेज डन गुड जॉब। तो हैज़ क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब है, डन है हमारी मेन वर्ब। तो इन दोनों के बीच में हमने एडवर्ब को यूज किया है। इसी तरह से आपके अदर एग्जांपल्स भी हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं रूल नंबर 4। जो एडवर्ब पूरे वाक्य की विशेषता बताए उसे वाक्य के शुरू में रखते हैं। तो आपने तीनों सिचुएशंस को पढ़ लिया है कि लास्ट में हम कब यूज करते हैं, बीच में कब यूज करते हैं और स्टार्टिंग में हम किस तरह से एडवर्ब को यूज करते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि हम स्टार्टिंग में एडवर्ब को कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो एडवर्ब पूरे सेंटेंस की विशेषता को बताते हैं उसे वाक्य के शुरुआत में रखते हैं। ऐसे मुख्य एडवर्ब कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, लकीली, अनलकीली, सर्टेनली, अनडाउटली, पॉसिबली, इविडेंटली। ठीक है, तो ये वर्ब जो हैं ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज किए जाते हैं। यहाँ पर दिए गए हैं कुछ एग्जाम्पल्स। फॉर्चुनेटली वी ऑल वर saved. Unfortunately, my friend has failed. Undoubtedly, she will stand first. ठीक है, तो इन सेंटेंस से क्या होता है? कहा गया है कि एडवर्ब पूरे वाक्य की विशेषता बता रहा है। ठीक है, पूरे सेंटेंस के बारे में बता रहे हैं, तो हम ऐसे वर्ड्स को स्टार्टिंग में यूज करते हैं। आगे देखते हैं यूज ऑफ एनफ। एनफ का हम किस तरह से यूज
करते हैं। देखिए, एनफ इसका प्रयोग नाउन से पहले परंतु एडजेक्टिव या एडवर्ब के तुरंत बाद किया जाता है। ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं है कि ये आपको सिंटैक्स में ही यूज़ करना होता है, आप ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करते हैं या अदर सेंटेंस या स्पीकिंग में भी आपको कई बार इनका यूज़ करना होता है। तो आप अच्छे से समझ लेंगे कि किस तरह से हम एनफ का यूज़ करते हैं। तो बताया गया है कि इसका प्रयोग नाउन से पहले परंतु एडजेक्टिव या एडवर्ब के जस्ट बाद किया जाता है। तो देखते हैं किस तरह से करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं। एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद किस तरह से, ठीक है। देखिए, शी इज वाइज एनफ टू सोल्व द प्रॉब्लम। तो वाइज क्या है हमारे पास, एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है। इसके जस्ट बाद हमने एनफ का यूज किया है। शिवाजी वाज ब्रेव एनफ टू फाइट, ठीक है। तो इस तरह से ब्रेव वर्ड क्या है, ये भी हमारा एडजेक्टिव है, इससे बाद में हमने यूज किया है एडवर्ब का, ठीक है, एनफ का यूज किया है। आगे है गांधी जी वाज काइंड एनफ टू हेल्प द पुअर। तो इस तरह से हम एनफ को यूज करते हैं। आई नो यू वेल एनफ। आई होप आपको ये सभी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि ये सभी तिरछे शब्द जो हैं वो एडजेक्टिव या एडवर्ब है। ओके, आ गई बात समझ में? यस। आगे देखते हैं, नाउन से पहले हम किस तरह से यूज करने वाले हैं। नाउन आप जानते हैं, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। सभी नाम वाले शब्द क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। ओके, तो वी हैव एनफ मनी। अब हमने देखा कि यहाँ पर क्या है, हम पूरे सेंटेंस को एक बार ध्यान से देखते हैं। वी क्या है, यहाँ पर प्रोनाउन है। हैव क्या है, यहाँ पर एक वर्ब का काम कर रही है, और ये क्या है, हमारी एडवर्ब है, और मनी क्या है, यहाँ पर नाउन है। ओके, तो हमें कहा गया है कि इन्हें हम नाउन से पहले यूज करते हैं। आगे देखते हैं सेंटेंस नंबर 2, दे हैव एनफ फूड टू ईट। तो फूड क्या है, यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है, और उसके हमने जस्ट पहले यूज किया है एनफ का। शी ड्रैंक मिल्क, सी ड्रैंक एनफ मिल्क। तो नाउन के जस्ट पहले हम यूज कर रहे हैं एनफ का। सी हैज एनफ टाइम टू सर्व द पुअर। तो यहाँ पर भी यही सिचुएशन है, नाउन से पहले हम एनफ का यूज कर रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में कहा गया है कि जब कोई एडवर्ब किसी वर्ब को मॉडिफाई नहीं करता बल्कि एडजेक्टिव या किसी अन्य एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, तो वह एडजेक्टिव एडवर्ब से ठीक पहले आता है, ठीक है। आ गई बात समझ में? कहा गया है कि जब कोई एडवर्ब, वैसे एडवर्ब का मीनिंग ही होता है वर्ब को मॉडिफाई करना, लेकिन यहाँ पर बताया गया है, कंडीशन दी गई है कि जब कोई एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई नहीं करता बल्कि एक सेंटेंस में एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है या फिर वर्ब को मॉडिफाई करता है, तो वो एडजेक्टिव या एडवर्ब से ठीक पहले आता है। किस तरह से, देखते हैं। द फॉक्स इज वेरी क्लेवर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो क्लेवर है वो क्या है, एडजेक्टिव है, और वेरी क्या है, यहाँ पर एडवर्ब है। ओके, तो ये एडजेक्टिव से पहले यूज हुआ है। आगे लिखा है, रितु वाज क्वाइट यंग, ठीक है। तो यंग क्या है, वो भी एडजेक्टिव है, और क्वाइट क्या है, हमारे पास एडवर्ब है। आगे देखते हैं थर्ड सेंटेंस में, द ट्रेन रन वेरी फास्ट। फास्ट क्या है, एडजेक्टिव है, और उससे पहले हमने क्या यूज किया है, वेरी का यूज किया है। तो ये भी रूल आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं रूल नंबर 7। अगर आपको आपका टॉपिक क्लियर हो रहा है तो एक लाइक जरूर करें। बढ़ते हैं आगे रूल नंबर 7 पर। वेरी तथा मच का प्रयोग किस तरह से हम करते हैं, मैं बार बार आपको एक ही बात समझाते चली जा रही हूँ कि ये हमें सिंटैक्स में ही नहीं, हमें अदर सेंटेंसेस में, ट्रांसलेशन में भी यूज़ करने को मिल जाते हैं, तो हम इन्हें बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर रूल नंबर 7 में कहा गया है, वेरी और मच का प्रयोग ये केवल एडजेक्टिव या एडवर्ब को क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। किस तरह से वेरी और मच का प्रयोग करते हैं, ये केवल एडजेक्टिव या एडवर्ब को क्वालिफाई करते हैं,
किसी वर्ब को क्वालिफाई ये नहीं करते हैं। देखते हैं किस तरह से। वेरी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले आता है। पॉजिटिव डिग्री में यूज किया जाता है ये एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले आता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले, जैसे कि इंटरेस्टिंग, इंसल्टिंग, शॉकिंग, प्लीजिंग, प्रॉमिसिंग एक्सेट्रा। किस तरह से यूज होता है? सोनम इज वेरी ब्यूटीफुल। आ गई बात समझ में। अ डियर रन्स वेरी फास्ट। आई सा वेरी इंटरेस्टिंग मैच। तो इनका यूज होता है इस तरह से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम वेरी का यूज किस तरह से करती हैं। पॉजिटिव डिग्री के, यानी कि बिल्कुल एडजेक्टिव मतलब विशेषता बताई जा रही है, उसमें हम यूज करते हैं। पॉजिटिव डिग्री में हम यूज करते हैं इसको एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले। अब देखते हैं कि हम मच का यूज किस तरह से करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल से पहले। देखो बहुत ही जरूरी बात बताई गई है कि वेरी का यूज हम कब करते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले, जो आपको आगे भी काम आने वाला है। और मच का यूज करते हैं पास्ट पार्टिसिपल से पहले, जैसे कि कोमा के स्थान पर स्लैश, ठीक है। मच, प्लीज्ड, सरप्राइज, ट्राइड एक्सेट्रा इनके साथ। नॉट, आफ्रेड से पहले भी मच ही आता है। ध्यान रखेंगे हमेशा, आफ्रेड से पहले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। वेरी और मच का यूज़ आप मोस्टली करते हैं, ठीक है, तो इनको जानना बहुत ज़रूरी है। वेरी का यूज़ होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले और मच का यूज़ होता है पास्ट पार्टिसिपल से पहले, ठीक। अब देखते हैं, यहाँ पर बताया गया है, सेकंड में लिखा हुआ है, कभी कभी कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले, जैसे मच बेटर, मच, एक मिनट, यहाँ से थोड़ा मच वाइजर एक्सेट्रा हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। तो बताया गया है कि मच का यूज़ हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले, जैसे मच बेटर, मच वाइजर आदि के साथ यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई वॉज मच सरप्राइज्ड, इस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे। आई वॉज मच प्लीज टू सी was much pleased to see me. The patient is much better today. तो इस तरह से हम जान गए हैं कि किस तरह से हम much का यूज़ करेंगे और कहाँ पर हम very का यूज़ करेंगे। मेन बात है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज़ करते हैं हम very का और पास्ट पार्टिसिपल में हम यूज़ करते हैं यहाँ पर much का। आगे देखते हैं रूल नंबर 8। निम्न एडवर्ब का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। कुछ वर्ब है, कुछ एडवर्ब है, इनको हम वाक्य के अंत में ही यूज करते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, ये काइंड है एडवर्ब के, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टाइम का यूज, प्लेस का और मैनर का यूज हम करते हैं हमेशा सेंटेंस के लास्ट में। और किस तरह से हम यूज उसे करते हैं ये भी जान लेते हैं। सेंटेंस नंबर 1 में लिखा गया है, स्वाति वेस्टेड हर मनी फुलेसली, ठीक है। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है कि किस तरीके से, मैनर का मतलब होता है ना तरीका, कि किस तरीके से वो अपने मनी को वेस्ट करती है, ठीक है। आगे देखते हैं, सी लॉस्ट हर रिंग समवेयर, ठीक है। तो समवेयर क्या है? किसी स्थान की बात की जा रही है, तो ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस। इन्हें हम लास्ट में ही यूज करते हैं। आई सा अ टाइगर यस्टरडे, तो ये है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। ये भी हमेशा वाक्य के अंत में यूज किया जाता है और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। इसे आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ पर जरूर आता है, बहुत ही आसान है, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज हम सेंटेंस के लास्ट में ही करते हैं। ओके, नोट यहाँ पर दिया गया है, यदि किसी वाक्य में, यानी कि जो ऊपर एडवर्ब्स हैं के साथ एक साथ आ जाएं वो दोनों, तो उनका क्रम किस प्रकार होता है ये देख लेते हैं। MPT ये एक फॉर्मूले की तरह काम करता है, इसको आप याद रखेंगे। मतलब एक ही सेंटेंस में अगर तीनों ही वर्ब आ जाए तो हम किस तरह से, एडवर्ब आ जाए तो किस तरह यूज करेंगे, पहले मैनर को, फिर प्लेस को और फिर टाइम को। MPT आ गई बात समझ में? तो हम इन्हें इस तरह से यूज
करते हैं। देख लेते हैं। हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हेयर का भी यूज़ हुआ है और टुडे का भी यूज़ हुआ है, यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस भी है आपका यहाँ पर और एडवर्ब ऑफ टाइम भी है। तो हमने पहले क्या यूज़ किया, पी, और फिर टी, यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम। अगर तीनों ही आ जाते हैं, सेकंड सेंटेंस में दिया गया है मनु स्पीक सॉफ्टली एट द मीटिंग यस्टरडे। ठीक है, तो हमने क्या यूज़ किया, पहले एम, फिर पी, फिर टी। तो इस तरह से हम इनका यूज़ करते हैं। पहले मैनर का, फिर यूज़ किया हमने प्लेस का, और फिर यूज़ किया हमने टाइम का। ओके, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर कुछ मिस है। रूल नंबर 9 आपका मिस है, जो मैं आपको बोलकर बता देती हूँ। देखिए, रूल नंबर 9 में बताया गया एल्स के बारे में। एल्स के साथ बट आता है, देन का यूज एल्स के साथ नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ये दिए गए हैं इसी से रिलेटेड। यहाँ पर बताया गया है एल्स के साथ बट आता है, देन नहीं आता है, और एल्स बट का मीनिंग होता है सिवाय या अलावा। ठीक है, देखते हैं। लव इज नथिंग एल्स बट ए फीलिंग। ठीक है, जो लव है वो और कुछ नहीं है सिवाय एक फीलिंग के। आगे है कॉल मी एनीथिंग एल्स बट अ फॉक्स। तो मतलब है यहाँ पर कहने का कि यहाँ पर हम देन का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एल्स के साथ बट का। बिल्कुल याद रखेंगे, नहीं भूलेंगे, ये ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट, और आगे तक आपको काम आने वाला है। स्पीकिंग में भी आपको ये काम आता है। लाइफ इज़ नथिंग एल्स बट अ ड्रीम। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर रूल नंबर 10 है टू का अर्थ होता है मोर देन एनफ, पर्याप्त से अधिक। क्या मीनिंग होता है टू का, मोर देन एनफ। ध्यान दें, यह नेगेटिव का भाव देता है, इसे वेरी के स्थान पर प्रयोग न करें, यानी कि टू का यूज हम वेरी की जगह नहीं कर सकते हैं। कैसे, द टी इज टू हॉट, चाय अत्यंत गर्म है जिसे पिया नहीं जा सकता है। ठीक, ये नेगेटिव का भाव देता है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। सेंटेंस नंबर 2 देखते हैं। सी इज टू वीक टू वॉक, वह इतनी कमजोर है कि वह चल नहीं सकती। द टाइगर वॉज टू ओल्ड टू जंप, चीता इतना बूढ़ा है कि वह कूद नहीं सकता। ये रूल भी आप पहले ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 देख लेते हैं। फर्स्ट तथा फास्ट, ये दोनों शब्द स्वयं क्या होते हैं, ये एडवर्ब हैं। ठीक है, जो फर्स्ट है और फास्ट है वो क्या है, एडवर्ब हैं। अतः इनमें ly न जोड़ें, यानी कि फर्स्टली नहीं करेंगे, कहेंगे हम इसे फास्टली नहीं कहेंगे। तो ये दोनों ऑलरेडी क्या है, एडवर्ब है। तो इसमें कहा गया है क्योंकि फर्स्ट और फास्टली कोई शब्द नहीं होता है। तो हम देखते हैं सेंटेंस, कई बार इस तरह से यूज़ करने होते हैं हमें। सेंटेंस आपका एग्जाम में इस तरह से आ जाता है, फर्स्टली वी विजिट द ताजमहल। नो, तो यहाँ पर हम एलवाई का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि फर्स्ट अपने आप में ही एक एडवर्ब है। फर्स्ट वी विजिट द ताजमहल, इस तरह से हम अपना सेंटेंस बनाएंगे। ए टाइगर रन वेरी फास्टली, नो, द टाइगर रन वेरी फास्ट, क्योंकि जो फास्ट है वो ऑलरेडी एक एडवर्ब होता है। नॉट, सेकेंडली व थर्डली का प्रयोग हो सकता है। ठीक, सेकेंडली और थर्डली का प्रयोग हो सकता है, जैसे फर्स्ट आई मेट हर, सेकेंडली आई अटेंडेड द पार्टी। तो हम इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं रूल नंबर 12 को। हार्ड, हार्ड मीन्स होता है कठिन। वह हार्डली मीन्स होता है मुश्किल से, लगभग नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, सी वर्क्स हार्ड दीज डेज, आजकल वह कठिन परिश्रम करती है। सी वर्क्स हार्डली दीज डेज, वह आजकल काम नहीं करती है। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो देखिए, एल वाई लगने से मीनिंग जो है बिल्कुल चेंज हो जाता है, या हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, सी हार्डली वर्क्स दीज डेज। यहाँ पर हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं यूज हम लेट का। लेट मीन्स होता है देर से या देरी से। ठीक है, यस, लेटली, रिसेंटली,
यहाँ पर लेटली या रिसेंटली का मीनिंग दिया गया है हाल ही में, अभी अभी, कुछ ही समय पहले। 3 मीनिंग यहाँ पर लेटली या रिसेंटली के दिए गए हैं। सी कम लेट यस्टरडे, वह कल देरी से आई, ठीक है। सी हैज़ कम लेटली, वह कुछ ही देर पहले आई थी। देखिए आप एल वाई लगाने से यानी कि जो आपका एडवर्ब है वो आपके मीनिंग को बिल्कुल चेंज कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से हम केयरफुल्ली, बहुत ध्यान से अपने एडवर्ब को यूज़ करेंगे। आगे देखते हैं रूल नंबर 14, डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधे, बिना कहीं रुके। डायरेक्टली, डायरेक्टली का मीनिंग होता है एट वंस, यानी कि तुरंत, एकदम, बिना समय गंवाए। इनका यूज़ भी बहुत बार हमें करना होता है सभी सेंटेंसेस में। कई बार सेंटेंस में, ट्रांसलेशन में या अदर वर्ड्स में, स्पीकिंग में, अब जो एरर आपको फाइंड आउट करने हैं सिंटैक्स में, वहाँ पर तो यूज़ होता ही है। उनके साथ साथ हम दूसरे सेंटेंस में भी इनका यूज़ देखते हैं। अगर हम इन्हें ध्यान से पढ़ रहे हैं तो हम इनको करेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट का मतलब होता है सीधे, बिना रुके। डायरेक्टली का मीनिंग हो जाता है तुरंत, एकदम, बिना समय गंवाए। तो इसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। रीतू वेंट होम डायरेक्ट, रीतू सीधी घर चली गई, अर्थात बिना रुके। यहाँ पर सेकंड लिखा हुआ है, रीतू वेंट होम डायरेक्टली, रीतू एकदम तुरंत घर चली गई, ठीक है। क्वाइट मीन्स होता है बिल्कुल, वेरी मीन्स होता है बहुत। यहाँ पर हम एडवर्ब के यूज़ के साथ साथ और बहुत सारे मीनिंग्स भी जान रहे हैं और इनको किस तरह से यूज़ करते हैं ये भी हम जान रहे हैं। इन शब्दों का प्रयोग उचित स्थान पर ही होना चाहिए। कैसे? ये अगर हम सेंटेंस इस तरह से लिखते हैं, सी इज़ क्वाइट हैप्पी, वह बहुत खुश रहती है, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस हो जाता है गलत। करेक्ट क्या होगा? क्योंकि क्वाइटली का मतलब होता है बिल्कुल, वह बिल्कुल खुश रहती है। नो, ये मीनिंग आपका बिल्कुल सही नहीं होगा। यहाँ पर हमारा सेंटेंस होगा इस तरह से, सी इज़ वेरी हैप्पी, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम सेंटेंस को। आई एम वेरी वेल नाउ, आई एम वेरी वेल नाउ, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। नो, आई एम क्वाइट वेल नाउ। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं रूल नंबर 15, ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स का मतलब होता है सचमुच, या फिर हम इसे कह सकते हैं वास्तव में, सचमुच या फिर वास्तव में। जब एक एक्शन का परिणाम दूसरे एक्शन पर होता है, देखते हैं यहाँ पर कुछ और मिस हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि ऑफ कोर्स का मतलब होता है सचमुच या वास्तव में। जब एक एक्शन का परिणाम दूसरे एक्शन पर होता है तो ऑफ कोर्स का प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। मैं बताना चाह रही हूँ कि ऑफ कोर्स का मतलब होता है सचमुच, वास्तव में। जब एक एक्शन का परिणाम दूसरे एक्शन पर होता है तो ऑफ कोर्स का प्रयोग हम करते हैं। तो यहाँ पर रूल नंबर 16 में बताया गया है, निश्चित रूप से इसके साथ ऑफ कोर्स जैसा कोई प्रतिबंध नहीं है। सर्टेनली यहाँ पर यूज किया गया है सर्टेनली का। सर्टेनली का मीनिंग क्या होता है? निश्चित रूप से। और इसके साथ ऑफ कोर्स जैसा कोई प्रतिबंध नहीं है, यानी कि जैसे यहाँ पर बताया गया है कि एक्शन का परिणाम दूसरे एक्शन पर होता है, लेकिन सर्टेनली के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आगे देखते हैं, इनके हम एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पर मैं कुछ और बात बता देती हूँ इसके बारे में कि सर्टेनली जब हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पर 2 कोज होने जरूरी हैं। जैसे कि ये मैं अपनी तरफ से आपको समझाना चाहती हूँ, समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि एक सेंटेंस है, सर्टेनली गांधी जी वॉज अ ग्रेट सन, ठीक है। तो निश्चित रूप से जो गांधी जी थे वो एक महान संत थे, ठीक है। तो कोज होने आवश्यक है इसमें। इसके लिए 2 रीज़न, या आप ये भी कह सकते हैं हम एक सेंटेंस में 2 क्लोज का भी यूज़ करते हैं। 2 क्लाउज यूज़ करेंगे, जैसे कि सर्टेनली गांधी जी वॉज अ ग्रेट सन, इस तरह से भी हम इसको
कह सकते हैं। आपको कुछ और एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, जैसे कि हम बोलेंगे हिज मदर डाइड ऑफ कोर्स, ये ऑफ कोर्स के लिए है, हिज मदर डाइड ऑफ कोर्स ही इज सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑफ कोर्स का यूज करेंगे। माई फ्रेंड्स हैज फेल्ड ऑफ कोर्स आई एम वेरी सॉरी। ठीक, इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। अब हम देख लेते हैं सर्टेनली को किस तरह हम यूज करें। इसमें हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्लाउज भी हम देखते हैं। देखिए, सी विल सर्टेनली स्टैंड फर्स्ट। ठीक, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दो क्लॉज। इज मिस्टर गुप्ता इन, सर्टेनली ही इज, तो अलग अलग क्लाउज देख रहे हैं हम यहाँ पर। ओके, आपको समझ में आ गया होगा ऑफ कोर्स का यूज और सर्टेनली का यूज। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। जो आपका ऑफ कोर्स होता है उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग होता है सचमुच और वास्तव में। ठीक है, जब एक एक्शन का परिणाम दूसरे एक्शन पर पड़े तो हम ऑफ कोर्स का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हिज मदर डाइड ऑफ कोर्स ही इज सॉरी, तो वो दुखी क्यों है? क्योंकि उसकी मदर की डेथ हो गई है, उसकी मदर जो है मर गई हैं। माई फ्रेंड हैज़ फेल्ड ऑफ कोर्स आई एम वेरी सॉरी, तो मैं क्यों दुखी हूँ? क्योंकि मेरा जो फ्रेंड है वो फेल हो गया, तो फेल होने का कारण है इसलिए मैं दुखी हूँ, फेल होने की वजह से। तो आप देख रहे हैं कि एक एक्शन का परिणाम दूसरे एक्शन पर हो रहा है, तो यहाँ पर हम ऑफ कोर्स का यूज कर रहे हैं। आपको समझ में आ गया होगा जरूर। आगे देखते हैं। यहाँ पर अब कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ये एग्जाम्पल्स आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सारे एग्जाम्पल्स को एक अपनी नोटबुक में उतार लेंगे, उसके बाद आंसर लिखेंगे और मैच करने की कोशिश करेंगे। आप देख पाएंगे कि अगर आपने रूल्स को अच्छी तरह से पढ़ा है, समझा है, तो आपके जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स समझा देती हूँ। देखिए, आपका फर्स्ट सेंटेंस है राणा प्रताप वाज एनफ ब्रेव टू फाइट। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेंज क्या देख रहे हैं? राणा प्रताप वाज ब्रेव एनफ टू फाइट, तो यहाँ पर हमने यूज किया है एनफ का बाद में। सारे रूल आपको बताए, वापस जाएंगे, एनफ का यूज देखेंगे और इसको फिर से रिमाइंड करेंगे, फिर से रिवाइज करेंगे कि किस तरह से हमने चेंज किया है और क्या रीज़न है इसको यहाँ पर यूज करने का। नंबर 2 में देखते हैं, आई एम वेरी ओब्लाइज टू यू, आई एम मच ओब्लाइज टू यू, तो इस तरह से हम यहाँ पर मच का यूज करें। द फ्लावर स्मेल्स स्वीटली, द फ्लावर स्मेल्स स्वीट, हमने यहाँ पर स्वीटली का यूज क्यों नहीं किया है? आप रूल्स में पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं नंबर 4, मोर यू गेट मोर यू वांट, द मोर यू गेट द मोर यू वांट, ये आप ध्यान से पढ़ेंगे। आगे देखते हैं सेंटेंस नंबर 5, सी कम्स नेवर ऑन टाइम, सी नेवर कम्स ऑन टाइम, तो ये एग्जाम्पल मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आप आगे देखेंगे, कुछ और एग्जाम्पल्स लिखे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे हैं। साथ के साथ आपके पास है एक्सरसाइज, यहाँ पर एक्सरसाइज दी गई है, कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, 10 सेंटेंस के आसपास ये हैं, इनको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और उसके बाद पढ़ने वाले हैं हम रूल्स ऑफ कंजक्शन, यानी कि हम नेक्स्ट वीडियो में रूल्स ऑफ कंजक्शन पढ़ेंगे। फिर मैं आपको सारे रूल्स पढ़ाने के बाद एक 1 शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपकी एक एक्सरसाइज होगी, सारे रूल उसमें मिक्सअप होंगे। अगर आप उन्हें अच्छे तरह से सॉल्व कर लेते हैं, आपके आंसर बिल्कुल करेक्ट होते हैं, तो आपका जो सिंटैक्स टॉपिक है आप समझ लेंगे कि वो क्लियर आपका हो गया है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके टॉपिक क्लियर हुए होंगे, रूल्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें ऐसी ही कुछ और वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।